दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 388 नंबर का लेक्चर है। जी हां दोस्तों, और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 11,640 सवाल जो है आपके तैयार हो जाएंगे। और जो हमने आज टॉपिक चूज किया दोस्तों, ये टॉपिक है प्राकृतिक आपदा में सुनामी और ज्वालामुखी से संबंधित। इसके पहले हम लोगों ने भूकंप से संबंधित बहुत सारे बेहतरीन सवालों को देखा जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और आज इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे बेहतरीन सवाल हैं जो आज की क्लास में आपको सीखने समझने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर लेवल पर हो पाई है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। अगर सुपर सेलिंग कोर्स की बात करेंगे तो जो मेरा फेवरेट बैच है वो है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री विषय को दोस्तों आपको मजबूत करेगा। ये बैच एक बार पढ़ के देखिए, कुछ डेमो क्लास है उसे देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बेहतरीन क्वालिटी है इस बैच की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं और सवालों को देखना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पहला ही सवाल दोस्तों यहां पर दे रहा है कि सुनामी जो है ये किस भाषा का शब्द है। बहुत आसान सवाल है। जब ये सुनामी आया था दोस्तों 2004 में, तब से दोस्तों ये सवाल चल रहा है लोगों के मन में और लोगों को पता भी है। ठीक है, तो जो सुनामी दोस्तों ये जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो सुनामी है ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो एक लाइन में आप याद रखेगा ये जापानी भाषा का शब्द है। और एक चीज और याद रखेगा, क्या सुनामी को सर किसी और नाम से जाना जाता है क्या? अगर परीक्षा में इसका अन्य नाम आपसे पूछ दे तो क्या किसी बच्चे को इसका कोई दूसरा नाम पता है क्या? अब बच्चा वही इंग्लिश में कहेगा सर सुनामी। सुनामी जब लिखता है तो टी दोस्तों यहां पर क्या हो जाता है, हमेशा साइलेंट होता है। पढ़ा सुनामी जाता है लेकिन लिखते समय सबसे पहले टी लिखा जाता है। ये अलग बात है, अन्य नाम नहीं है, ये तो मैंने वही नाम कर दिया। ठीक है, इसे कहते हैं बंदरगाही तरंगे। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे बंदरगाही तरंगे कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों मन में आ रहा होगा सर सुनामी पैदा कैसे होती है, तो अगला सवाल दोस्तों उसी संबंधित है कि सुनामी जो है ये कैसे पैदा होती है। ठीक है, तो आइए बताते हैं सुनामी में क्या होता है दोस्तों। समुद्र में जो लहरें आती ना, वो लहरें औसत अनुपात से दोस्तों कई गुना ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, कई बार तो दोस्तों कई 100 फीट की लहरें उठने लगती, कई 100 फीट की बात कर रहा हूं, जो पानी के अंदर लहरें होती है वो कई फीट की उठने लगती हैं। ठीक है, सैकड़ों फीट उसकी हाइट हो जाती है। तब दोस्तों जाहिर सी बात है कि किनारे में वो जो विध्वंसकारी रूप तो ले ही लेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल में आते हैं, खुद आपको समझ में आएगा। कह रहा सुनामी कैसे उत्पन्न होती, कैसे की बात किया तो ये बहुत सारे कारण है। ठीक है, सपोज करिए मान लीजिए क्या हो गया, समुद्र में भूकंप आ गया। ठीक है, मान लीजिए समुद्र के भीतर क्या आ गया दोस्तों, भूकंप आ गया। भूकंप, ठीक है, समुद्र के भीतर भूकंप आने के कारण ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कारण है। ठीक है, अगर धरती पे भूकंप आ सकता है तो क्या समुद्र में भूकंप नहीं आ सकता है? यदि समुद्र में भूकंप आएगा तो जाहिर सी बात है लहरें दोस्तों औसत से ज्यादा उठेंगी और सुनामी का रूप धारण कर सकती हैं। दूसरा है समुद्र के भीतर भूस्खलन। ठीक है, समुद्र के भीतर भूस्खलन किसके कारण दोस्तों, भूस्खलन के कारण। ठीक है, मान लीजिए समुद्र के भीतर, आखिर ये जो समुद्र है दोस्तों ये भी तो किसी न किसी परत पर ही टिका होगा ना, कहीं ना कहीं परत बेस तो होगा ना। यदि वहां भूस्खलन हो जाए तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि उस कारण भी दोस्तों ये सुनामी आ सकती है। तीसरा कारण लिखिए, समुद्र में ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, समुद्र में ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार, यह भी दोस्तों कारण हो सकता है। यदि समुद्र में दोस्तों किसी प्रकार की कोई ज्वालामुखी आ गई तो दोस्तों उसके कारण भी सुनामी पैदा हो सकता है। तो देखिए भूकंप कारण हो गया, भूस्खलन कारण हो गया, ये सुनामी जो दोस्तों ये कारण हो गया। या मान लीजिए कोई उल्का पिंड टकरा गया। ठीक है, उल्का पिंड का समुद्र से टकराना। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड ये पृथ्वी की तरफ आया और जाकर के समुद्र के पानी में गिर गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर बहुत बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि लहरें उठेंगी और वो किनारे तक जाएंगे, अपना प्रभाव दिखाएंगी। तो ये सब दोस्तों बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में आप खुद ब खुद समझ रहे होंगे धीरे धीरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको और पता चलेंगी। करा सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति ये किस महासागर, कौन सा वो महासागर है जहां पर सबसे ज्यादा सुनामी पैदा होता है? तो सबसे ज्यादा सुनामी पैदा होता है दोस्तों प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। कहां होता है दोस्तों, याद रखेंगे, प्रशांत महासागर में
प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा सुनामी आता है। लेकिन क्यों आता है ये भी मैं बता दूं दोस्तों। अभी पहले आप इतना याद रखिए कि सर्वाधिक 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 सुनामी, सर्वाधिक सुनामी, सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक भूकंप और सर्वाधिक ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट, ये तीनों चीजें दोस्तों सबसे ज्यादा कहां आती हैं? ये प्रशांत महासागर में ही होती हैं। इसे पहले आप याद रखें। क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तो हम सुनामी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हो सकता है आपसे आपकी परीक्षा में भूकंप पूछ दे कि बताइए वह कौन सा महासागर है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है। महासागर में, महाद्वीप की बात नहीं कर रहा, महासागर में, तो याद रखेगा प्रशांत महासागर। लेकिन सवाल ये भी कर सकता है कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहां है, इसीलिए तो दोस्तों इसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक है, क्यों दोस्तों? यहां पर एक अग्नि वलय पाया जाता है। प्रशांत महासागर में एक अग्नि वलय की पेटी है जहां पर दो प्लेटें आपस में मिली हुई हैं। तो जब दोस्तों जब कभी उनमें दरार होता है तो उसी वजह से सब कुछ होता है। ठीक है, तो इसी वजह से दोस्तों प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा भूकंप भी आता है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी क्रियाएं में घटित होती हैं, सबसे ज्यादा सुनामी भी दोस्तों इसी महासागर में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 26 दिसंबर 2004, इसे पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कभी भूल नहीं सकता है। यह तिथि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 दिसंबर 2004 की बात है। कह रहा इस तिथि को हिंद महासागर में आए सुनामी से भारत में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा था? सबसे ज्यादा प्रभावित जिला या राज्य, आपसे राज्य भी पूछ सकता है। मान लीजिए अगर राज्य पूछेगा तब आप क्या जवाब देंगे दोस्तों? तो राज्य के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित दोस्तों पड़ा था तमिलनाडु। तमिलनाडु हालांकि किनारे वाले ज्यादा प्रभाव में आए थे, लेकिन तमिलनाडु। और अगर जिला की बात कर दिया दोस्तों तमिलनाडु, ये आप याद रखेंगे। और अगर इसी के अंतर्गत जिला का नाम दे दे तो याद रखेगा लाइन से आप 3 जिला के बारे में याद रखिए जो पूछता है, जिसमें पहला है नागपट्टनम। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी जिले को कोई नुकसान हुआ है तो नागपट्टनम को नुकसान हुआ है। नंबर 2 पर दोस्तों किसे नुकसान हुआ है? याद रखेंगे चेन्नई को। चेन्नई दूसरा जिला था जहां पर सबसे ज्यादा दोस्तों इसका प्रभाव मिलता है और सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। और तीसरा स्थान है वो भी तमिलनाडु में, कुड्डलोर। क्या नाम है? कुड्डलोर, ये तीसरा स्थान है। मैं आपको 3 क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हो सकता है परीक्षा में ये 3 चीजें आपसे पूछ लें। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राज्य पूछे तो तमिलनाडु और जिला पूछे तो नागपट्टनम हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कुड्डलोर हो जाएगा। इसका नाम आप सभी को याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अब जिस बच्चे को नहीं पता होगा ना वो सोचेगा कि 26 दिसंबर को आया था तो 26 दिसंबर बोल देते हैं। देखिए 26 दिसंबर को भारतीय उपमहाद्वीप पर दोस्तों ये सुनामी देखने को मिली थी, लेकिन यहां हमसे क्या पूछा है? यहां हमसे विश्व का पूछा है। ठीक है, तो विश्व का जो है दोस्तों ये मनाया जाता है हर साल 5 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? हर साल 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, बढ़िया सवाल है। इसके 1 महीना पहले 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, उसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा सवाल है। 14 नवंबर को आ जाएंगे तो बाल दिवस मनाया जाता है, उसे भी याद रखेगा, जवाहरलाल नेहरू वाला। ठीक है, कह रहा जापान में भूकंप और सुनामी के कारण किस परमाणु संयंत्र में, वो कौन सा परमाणु संयंत्र था जिसमें विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी रिसाव हुआ था? यानी यहां पर क्या हो गया था? जो रेडियोधर्मी तत्व थे वो दोस्तों इस प्लांट में विस्फोट के बाद दोस्तों आ गए थे। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र। क्या नाम था? फुकुशिमा दाइची। क्या नाम था दोस्तों? फिर से याद रखिए, जापान का है यह। ठीक है, फुकुशिमा दाइची। ठीक है, फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र। ठीक है, परमाणु संयंत्र। इसमें दोस्तों क्या हो गया था? विस्फोट हो गया था। और विस्फोट का कारण क्या था? भयानक भूकंप और सुनामी जो कि जापान में आया था। उसी वजह से दोस्तों इस परमाणु संयंत्र में भूकंप हो गया। रेडियोधर्मी पदार्थ दोस्तों यहां से रिस कर बाहर आ गए। और ये जो घटना है, कब की घटना है? अगर मान लीजिए पूछ दे कि सर ये घटना कब की, बहुत बाद में आया दोस्त, 2011 की घटना है। ठीक है, टाइम मत पूछिएगा, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, 2011 में दोस्तों ये घटना घटी थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और भूकंप जो आया था दोस्तों, भूकंप की तीव्रता करीब 9 थी। ठीक है, 9.0 के तीव्रता से दोस्तों भूकंप आया था। और यही तीव्रता दोस्तों जब भारत में सुनामी आया था उस समय भी दोस्तों जो तीव्रता थी वो यही मापी गई थी, 9 के आसपास थी। तो इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना कहीं से? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि रेडियोधर्मी रिसाव को मापने की इकाई दोस्तों क्या है? ठीक है, जैसे इकाई पूछता है ना तो ज्यादातर बच्चा क्या बताता है? बैकुरल बताता है। क्या बताता है?
बैकुरल नाम देता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, बैकुरल आप तब बताइएगा जो बैकुरल जो दोस्तों जब आपसे पूछे ये रेडियो धर्मिता की इकाई, क्या पूछे दोस्तों, रेडियो धर्मिता की इकाई जब पूछेगा तब दोस्तों आप बैकुरल नाम दीजिएगा। अभी आपसे रिसाव की इकाई पूछ रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर वो भी कब, जब रेडियो धर्मिता की यसाई मात्रक के बारे में आपसे चर्चा करे तब दोस्तों आप बैकुरल बताइएगा। क्या बताएंगे, बैकुरल बताइएगा, ठीक है। यहां कभी कभी बैकुरल दे देता है और कभी कभी दोस्तों क्यूरी दे देता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने दोस्तों खोज भी किया था तो इस वजह से नाम दिया जाता है। यहां सवाल ये नहीं है, यहां सवाल है कि रेडियो धर्मी जो रिसाव हुआ था उसको मापने की इकाई क्या है, तो उस रिसाव को मापने की जो इकाई है वो रेम्स है। क्या दोस्तों, रेम्स। रेम्स याद रखिएगा, ये रेडियो धर्मी रिसाव को मापने की इकाई है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, वरना बच्चा ना एग्जाम में मिलेगा, बैकुरल ऑप्शन भी मिलेगा। एग्जामिनर चाहता है कि आप रेम्स की तरफ ध्यान न दे पाए, आप बैकुरल की तरफ ध्यान दीजिए, तो चाहता है और आप उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो उससे बचिए, आप समझिए, जब पढ़े होंगे एक बार तभी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र दोस्तों ये कहां पर अवस्थित है। दोस्तों आगे चल के जब 2004 में ये भयानक सुनामी आई भारत में, तो भारतीयों को लगा, भारतीय वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं, भारत में इस तरह का एक जो है सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र होना चाहिए। चेतावनी केंद्र करता क्या दोस्तों, सुनामी पूर्व, सुनामी आने के पहले ये जो केंद्र होता है चेतावनी जारी करता है। अच्छा, चेतावनी जारी करके क्या सुनामी रोक देगा? नहीं भाई, चेतावनी सुनामी को रोकने के लिए नहीं होती है। चेतावनी इसलिए होती कि ये सुनामी कितने समय में हमारे भारतीय समुद्री तट से टकराएगी और जहां से टकराने वाली है वहां पे कितनी पॉपुलेशन रहती है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, उनको कैसे शिफ्ट करना है, कैसे हटाना है, ठीक है, वो चीज ध्यान देना होता है, ठीक है। तो जो चेतावनी केंद्र होता है दोस्तों, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है कि भाई उस पब्लिक को उस स्थान से दूर ले जाया जाए ताकि जनमानस की जो हानि है वो ना हो पाए। वही लिख रहा है कि भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र ये कहां पर अवस्थित है, तो बताइएगा दोस्तों, वही पूर्वोत्तर कह रहे हैं यार, दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर जहां पे टकराया था, हैदराबाद में दोस्तों ये स्थित है। इसे आप याद रखें, कहां पर दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद दोस्तों आप चाहे इसे तेलंगाना के तहत मान लीजिए, चाहे आंध्र के तहत मान लीजिए, हालांकि बंटवारा तो हो चुका है, इसे आना चाहिए तेलंगाना के तहत, तो हैदराबाद तेलंगाना लिख लीजिए, कहां का टेंशन, ठीक है। हैदराबाद मैंने आंध्रा क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों अभी भी जो राजधानी है वो नई राजधानी आंध्रा की अमरावती तो बन चुकी है, लेकिन अभी भी सारा काम दोस्तों इसी हैदराबाद के तहत दोस्तों किया जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी और कोई बात नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है डार्ट। डार्ट क्या दोस्तों, तो कभी कभी परीक्षा में ना डार्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म पूछेगा तो बताइएगा डीप ओशियन असेसमेंट, यानी गहरे समुद्री जल का दोस्तों असेसमेंट किया जाता है, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, ठीक है। और ये असेसमेंट करके सुनामी की एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो डार्ट क्या है, साफ तौर पे दोस्तों यहां मेंशन है कि एक तकनीकी है जिसके माध्यम से हम सुनामी का पता लगाते हैं कि उस सुनामी का उद्गम केंद्र कहां है, वो सुनामी कैसे पैदा हुई और कितने समय में ये हमारे भारतीय समुद्री तटों से टकराएगी, ये उसी को जानकारी प्राप्त करने का एक उपकरण है। डार्ट क्या दोस्तों, डार्ट एक उपकरण है, ठीक है, एक प्रकार का विशेष उपकरण है, जो सुनामी एवं उसकी गतिविधियों, ठीक है, गतिविधियों की किस टाइप का सुनामी, ठीक है, गतिविधियों का पता लगाता है, ठीक है, पता लगाता है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। डार्ट क्या है, एक सिस्टम है। जैसे पूर्व चेतावनी केंद्र क्या खड़ा होकर चिल्लाएगा थोड़े नहीं, अरे पहले पता करोगे कि सुनामी आ रही है, किस टाइप की सुनामी है, कितना भयानक है, कितने पब्लिक को शिफ्ट करना पड़ेगा, सारी चीजें, ठीक है। तो इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चला जाए। देखिए ये वो सवाल है ना, जो अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो कम से कम इन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। आप मेरे पूछने का इंतजार आप मत कीजिए, तैयार रहिए कि अगली क्लास में हम लोग क्या कैसे पढ़ने वाले हैं, तब तो जो है पढ़ने का मजा आएगा।
ये देखते हैं करा सक्रियता के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया, सक्रियता के आधार पर, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया, तो आप क्या बताएंगे? तो हम बचपन से एक पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों कि यहां पर 3 भागों में हम खुद ही बांट लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सा दोस्तों? सबसे पहले हम कहते हैं दोस्तों जागृत ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? जागृत, ठीक है, जागृत ज्वालामुखी, ठीक है, यानी जो जिस ज्वालामुखी में हमेशा विस्फोट होता रहता तो जागृत ज्वालामुखी, जागृत या जागृत, ठीक है, ये ज्वालामुखी। दूसरा दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, क्या है दोस्तों? प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है दोस्तों? जो ज्वालामुखी शांत है, ठीक है, उसको हम कहां रख देते हैं? इस प्रसुप्त के तहत रख देते हैं, ठीक है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त कहिए या सुसुप्त कहिए, ज्यादा सही है, सुसुप्त ज्वालामुखी कहिए यहां पे, ठीक है, क्योंकि प्रसुप्त और सुसुप्त में कोई अंतर नहीं है, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी। और जो तीसरा है वो है, अच्छा, इस जो सुसुप्त ज्वालामुखी है ना, मैं गलत लिखा हूं या खटकोड़ सा होगा, सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी है ये शांत तो है लेकिन कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। और इसमें क्या? इसमें हमेशा उद्गार होता रहता है, इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। और तीसरा जो है दोस्तों वो है मृत ज्वालामुखी। क्या है? मृत, यानी जो ज्वालामुखी अब मर चुका है, जिसमें भविष्य में अब उद्गार होने का कोई चांस नहीं, वो शांत हो गया, अब उसके अंदर ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, तब दोस्तों से क्या कहा जाता है? मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। भारत में ऐसे मृत ज्वालामुखी भी स्थित हैं, मैं अभी बताऊंगा। नारकोंडम वगैरह मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है, जबकि बैरन द्वीप पे जो ज्वालामुखी है वो सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि लावा के आधार पर, जैसे अभी सक्रियता के आधार पर पूछा, मान लीजिए लावा के आधार पर पूछे तो उसमें अम्लीयता क्षारीयता 2 बातें होती, ठीक है, उसमें अम्लीयता और क्षारीयता ये 2 बातें होती है। और इस आधार पर अगर देखा जाए तब ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटेंगे? अब ज्यादा हो जाएगा, अब जो है ज्यादा हो जाएगा। इस आधार पे दोस्तों ज्वालामुखी को कुल कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। और नाम ऐसे ऐसे हैं कि आप याद भी नहीं होगा, ठीक है, जैसे पीलियन नाम है, ठीक है, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। क्या नाम है? पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। अब आपने हो सकता नाम ना सुना हो, लेकिन ये आप याद रखें, मैं एक एक करके भी बता रहा हूं। जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी होता है सबसे खतरनाक होता है, सबसे भयानक विस्फोट होता है, बहुत भयानक। आप जितना कल्पना कर लो, सबसे हाईफाई जो है ना वो यही है, पीनियन तुल्य। या फिर अब बाकी के जो होते हैं लोकेशन के आधार पे दोस्तों उसका नाम दे दिया गया है। जैसे इसको ज्वालामुखी को इंग्लिश में हम वोल्केनो कहते हैं, तो दूसरा वैरायटी जो रखा गया वो वोल्केनियन है। क्या है दोस्तों? दूसरा जो नाम है वो क्या है? वो है वोल्केनियन। क्या नाम दोस्तों? वोल्केनियन ज्वालामुखी, वोल्केनियन ज्वालामुखी। वोल्केनो दोस्तों ज्वालामुखी को इंग्लिश में कहा जाता है और उसी से संबंधित नाम है, तो वोल्केनियन हो गया। तीसरा नाम आप लिखिएगा दोस्तों स्ट्राम्बोली। क्या? स्ट्राम्बोली को दोस्तों हम क्या कहते हैं? स्ट्राम्बोली को हम उसका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों? भूमध्य सागर में अगर कभी भी आपको लाइट नजर आ रही है तो समझ जाओ कि स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है वो फटा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसे ये स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, यानी स्ट्राम्बोली की तरीके का जो ज्वालामुखी है उसकी बात हो रही है, ठीक है, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से जो चौथी वैरायटी है वो है हवाईयन। एक हवाई द्वीप है दोस्तों अमेरिका के पास में, वहां बहुत ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसे क्या नाम दिया गया? हवाईयन, ठीक है, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। और जो आखिरी वैरायटी है 5वें नंबर पे, वो कौन सा है? पीलियन हो गया, वोल्केनियन हो गया, स्ट्राम्बोली हो गया, हवाईयन हो गया, और क्या छूट रहा है? विसुवियस, ठीक है, विसुवियस, ठीक है, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, ठीक है। ये आपका दोस्तों 5वीं वैरायटी हो गई, इसे आप जो है याद रखेंगे। तो ये लावा के आधार पर है, वो भी लावा में अम्लीयता एवं क्षारीयता दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 5 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। अब आपने अपने बुक्स में कितना पढ़ा है, अपने नोट्स में कितना तैयार किया है, ये आप जानिए, ठीक है। अगर हमसे पढ़ते हैं आप तो मैं आपको ये 5 एक्सप्लेन करता। करा सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन होता है दोस्तों? तो शुरू में मैंने बता दिया था, जो पीलियन होता है दोस्तों ये सबसे खतरनाक होता है। जो पीलियन ज्वालामुखी है, जो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है, ये सबसे खतरनाक होता है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या दे सकता है। एक तो दे सकता है कि सर्वाधिक विनाशकारी, क्या दे सकता है? जो अभी सवाल में दिया है, सर्वाधिक विनाशकारी। दूसरा दे सकता है सर्वाधिक विस्फोट, ठीक है, सर्वाधिक
सर्वाधिक विस्फोट दोस्तों किसमें होता है, तो इसी में होता है। और सबसे ज्यादा पदार्थ भी दोस्तों इसी ज्वालामुखी से निकलता है, पिलियन ज्वालामुखी। ठीक है, क्या नाम है, पिलियन ज्वालामुखी। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है ज्वालामुखी को किसकी उपमा दी जाती है। ठीक है, ज्वालामुखी, सर ज्वालामुखी को भी उपमा दिया गया, उपमा यानी उपाधि। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी का वाल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे पृथ्वी का वाल्व कहा जाता है। जैसे कुकर होता है ना, तो कुकर में दोस्तों प्रेशर लगा होता है। आप कल्पना कीजिए यदि प्रेशर निकलने के लिए सीटी न लगी होती तो क्या होता, तो कुकर फट जाता प्रेशर से। हाँ, दबाव से कुकर फट जाता, लेकिन वो सीटी जो है दोस्तों, जब प्रेशर बढ़ जाता तो सीटी से प्रेशर बाहर निकल जाता है। वैसे ही दोस्तों धरती पर ये ज्वालामुखी है, ये एक प्रेशर कुकर पर सीटी की भांति है। इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा गया, इसे पृथ्वी का वाल्व कहा गया, या इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा गया। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व नाम दिया गया। या आप ध्यान देंगे, कुल मिला जुला के ये प्रेशर कुकर की सीटी जैसा है। ज्वालामुखी क्या है दोस्तों, तो ज्वालामुखी प्रेशर कुकर की सीटी जैसा है दोस्तों, सीटी जैसा है। बस ये कल्पना कीजिए, जैसे सीटी से प्रेशर निकल जाता है, वैसे धरती के अंदर से दोस्तों जो प्रेशर है वो इस ज्वालामुखी से निकलता है। बस इतनी बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कि भाई कहां पर स्थित हैं, उस आधार पर देखा जाए तब ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर दोस्तों ये दो प्रकार के ज्वालामुखी होती हैं, एक तो प्लेट से संबंधित और दूसरा अंत प्लेट से संबंधित। ठीक है, यानी जहां पर दो प्लेटें हैं वहां पर और एक बीच में। ठीक है, तो कैसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए, एक अंतः प्लेट। ठीक है, एक अंतः प्लेट। ठीक है, अंतः प्लेट ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी, और दूसरा क्या दोस्तों, प्लेट ज्वालामुखी। ठीक है, बस ऐसे ही लिख लीजिए, प्लेट और अंतः प्लेट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। छोटा सा पॉइंट है, भौगोलिक स्थिति के आधार पर है कि उनका लोकेशन कहां है, उस आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। आगे है, कह रहा है विस्फोटकता के आधार पर, अगर विस्फोट हो मतलब कितना तेज जो है फूटता है। ठीक है, तो विस्फोटकता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में दोस्तों बांटा गया है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार देखेंगे तो यहां पर भी दोस्तों दो तरह के मिलते हैं। ठीक है, अगर विस्फोटकता के आधार पर देखेंगे तो पुनः दोस्तों इसे क्या याद रखेंगे, दो प्रकार का रखेंगे, जिसमें पहला प्रकार है, ठीक है, दरारी उद्भेदन से। ठीक है, शांत दरारी उद्भेदन से। ठीक है, उद्भेदन से। ठीक है, दरारी उद्भेदन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए धरती है कहीं पे फट गई। ठीक है, तो वही हो गया, दरार पड़ गया। तो दरारी उद्भेदन से दोस्तों जो ज्वालामुखी निकलता है वो तो ये शांत होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है केंद्रीय उद्गार। क्या होता है दोस्तों, केंद्रीय उद्गार। अब केंद्रीय उद्गार ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि दरार, जब पृथ्वी में कहीं दरार पड़ जाता है तो उस दरार से नीचे से दोस्तों धीरे से निकल जाता है, तो उसमें विस्फोट धीमा होता है, कम होता है। लेकिन अगर केंद्रीय उद्गार हो रहा है तो धाम से एक बार में फूटता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, ज्यादा होता है, केंद्रीय विस्फोटक है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से दोस्तों उसकी विस्फोटकता के आधार पर हम इसे बांटते हैं। तो आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो आपको इसी तरीके से दोस्तों ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार समझाता रहा हूं कि चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। और एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, आप एक मौका दीजिए और आइए पढ़िए यहाँ पर, इससे बेहतर क्लास आपको मिलने वाली नहीं है। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, ये जो पूरा का पूरा 3 लेक्चर दोस्तों पूरी तरह से समाप्त हो गया और इसे आपको 150 लेक्चर में पढ़ाया गया। कितने लेक्चर में, 150 लेक्चर में दोस्तों पढ़ाया गया। इससे ज्यादा क्या ही चाहिए कि इतना बड़ा पोर्शन दोस्तों केवल इतिहास के लिए है। 80 लेक्चर में दोस्तों इसी तरह से आपको पॉलिटी पढ़ाया गया। 100 लेक्चर में दोस्तों पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कराया गया। और आगे अभी जो क्लास चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चली रही है। तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और ये मत देखिए कि नहीं किस परीक्षा, आपकी आदत एक खराब है, आप हमेशा ये सोचते हैं कि सर ये किस परीक्षा के लिए। बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप आइए और अपना भविष्य संभालिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्लास है और आपके सभी परीक्षा के लिए। तो बेसिक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे बेसिक चीज पूछ रहा हूं कि भाई ये चीजें आप जानते हैं कि नहीं। क्योंकि परीक्षा में जो सवाल आता है ना, वो इसी के इर्द गिर्द सवाल आता है। नहीं भरोसा तो एक बार पेपर उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा। करा, किस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण निर्मित बादल का आकार
फूल गोभी के समान हो जाता है, ठीक है, फूल गोभी के समान हो जाता है। करा बताइए वो कौन सा ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट के कारण जब उसके ऊपर बादल निर्मित होता है वो फूल गोभी के टाइप हो जाता है। ये किस टाइप के ज्वालामुखी की खासियत है? अब आपने पीछे क्या क्या पढ़ा दोस्तों? आपने पीछे पीलियन तुल्य पढ़ा, वो तो सर्वाधिक विनाशकारी, सबसे ज्यादा खतरनाक, उसमें नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने अलग अलग पढ़ा, जैसे विसुवियस पढ़ा, हवाईयन पढ़ा, ठीक है, स्ट्राम्बोली तुल्य पढ़ा, ये चीजें पढ़ा, ठीक है। और एक क्या पढ़ा दोस्तों? वोल्केनियन, ठीक है, ये 5 पढ़ा आपने। लाइन से देखेंगे तो वोल्केनियन का दूसरा नंबर था। उसी में जब आप 5वें नंबर पे थे तो 5वें नंबर पे मैंने आपको विसुवियस तुल्य जो है इस विस्फोट के बारे में बताया था, या ज्वालामुखी के बारे में बताया था, विसुवियस तुल्य, ठीक है, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी है जब ये फटता है ना तो इसके ऊपर दोस्तों फूल गोभी की तरह के दोस्तों क्या हो जाते हैं? बादल ऐसे जो है बन जाते हैं। इसकी स्टाइल ही दोस्तों ऐसे होती है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा अगर आपसे फूलगोभी की समान जो है संरचना की बात करें तो। करा किस ज्वालामुखी का विस्फोट शांत तरीके से होता है, मतलब धीरे से फटता है? मैंने पीछे बताया आपको कि अगर दरारी उद्भेदन हो जाए तो विस्फोट बहुत शांत होता है, क्योंकि दरार से ही दोस्तों अंदर का मैग्मा लावा बाहर आ जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। करा किस ज्वालामुखी का विस्फोट शांत तरीके से होता है एवं विस्फोट बहुत कम होता है? वो कौन सा है जो बहुत धीरे से फटता है? नाम है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। जो पीछे पढ़ा आपने उसमें से हवाई तुल्य ज्वालामुखी दोस्तों इसी का उदाहरण है, ठीक है। हवाई तुल्य हवा में निकल जाता है, मतलब ज्यादा विस्फोट नहीं, शांति से, ठीक है। तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी ये बहुत धीरे से फटता है, ठीक है, बहुत धीरे, इसमें आवाज बिल्कुल ना के बराबर होती, ना ऐसा नहीं बोल सकते, ना के बराबर, कम होती है, ठीक है। करा धुआंरा ज्वालामुखी किस अवस्था के प्रतीक माना जाता है? जो धुआंरा ज्वालामुखी होता है दोस्तों ये ज्वालामुखी की अंतिम अवस्था होती। बस अब लगता है कि अब इसके बाद ज्वालामुखी अपने मृत अवस्था में चला जाएगा, बचेगा नहीं, ठीक है। तो धुआंरा ज्वालामुखी की किस अवस्था के प्रतीक माने जाते हैं? तो याद रखेगा क्या लिख दूं इसमें? धुआंरा ज्वालामुखी किस अवस्था के प्रतीक माने जाते हैं? तो ये अपने मृत अवस्था की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एकदम इनका अंतिम समय चल रहा होता है। तो आप इसे क्या लिखेंगे? अंतिम अवस्था लिख दें या मृत अवस्था लिख दें? मृत अवस्था बोल देंगे तो मरा हुआ हो जाएगा, अंतिम अवस्था लिख देना, ठीक है, अंतिम अवस्था। अच्छा, कई बार मन में आ रहा होगा सर धुआंरा ज्वालामुखी होता क्या है? हाँ, मन में आ रहा होगा। देखिए धुआंरा ज्वाला नॉर्मली अगर आप पढ़ते हैं तो ज्वालामुखी के अंदर से जलवाष्प बाहर निकलता है, जो है मैग्मा बाहर निकलता है। मैग्मा क्यों बोलते हैं? मैग्मा में याद रखेंगे हमेशा गैस होता है, लावा में गैस नहीं होता है। मैग्मा में ग लगाएं तो गो से गैस मान लीजिएगा, मैग्मा हमेशा गैस होता है। वही मैग्मा ठंडा होने के बाद उसे लावा कहा जाता है, और बहुत खतरनाक खतरनाक गैसें भी यहां निकलती हैं। जब दोस्तों उसी जलवाष्प, धुआं तथा और जो अन्य गैसें हैं जब वो निकलते हैं उसी को हम धुआंरा कहते हैं। लेकिन दोस्तों आगे चल के यही धुआंरा सोल्फ तारा कहा जाता है, वो मैं उसकी एक स्टोरी बताता हूं। आगे यहां पर एक सवाल दिखेगा आपको, पूछा है करा गंधक, गंधक मतलब क्या होता है? सल्फर, ठीक है, गंधक युक्त लिख दिया आपसे तो यहां क्या हो जाता है? सल्फर हो जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा दोस्तों कि जो सल्फर युक्त धुआंरे होते हैं क्या कहलाते हैं? इसे सोल्फ तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्फ तारा। परीक्षा में उल्टा भी पूछ सकता था कि बताइए सोल्फ तारा किसे कहते हैं, तब क्या बताते? तब बताते कि गंधक युक्त धुआंरों को क्या कहा जाता है? सोल्फ तारा कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, बढ़िया सवाल आपके लिए। कर 10,000 धुआंरों की घाटी दोस्तों किसे कहा जाता है? जहां पे 10,000 धुआंरों की घाटी, सोचिए वहां कितने सारे सोल्फ तारे होंगे ना, तो ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो 10,000 धुआंरों की घाटी है, आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि इसका लोकेशन कहां है, तो याद रखेगा अमेरिका ना, ऑप्शन देगा परीक्षा में, तो याद रखेगा कटमई नेशनल पार्क। कौन सा? कटमई नेशनल पार्क। नाम सुना है कटमई नेशनल पार्क का? कटमई नेशनल पार्क कहां पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है अलास्का, जो अमेरिका के अंतर्गत आता है, ठीक है, अलास्का में पड़ता है। किसी जमाने में जो अलास्का था वो सोवियत संघ रूस का पार्ट था, लेकिन बाद में रूस ने बेच दिया, वो अमेरिका के हिस्से में आ गया, ठीक है। वहीं पर दोस्तों 10,000 धुआंरों की घाटी स्थित है कटमई नेशनल पार्क में, याद रखेंगे तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल है, इसी तरह के सवाल आते हैं। करा व्हाइट द्वीप का धुआंरा ये कहां पर स्थित है? अब बच्चों को ये नहीं पता कि सर व्हाइट द्वीप है कहां पर, ठीक है, तो धुआंरा कहां से बचा है बता? ये व्हाइट द्वीप है दोस्तों न्यूजीलैंड में। कहां स्थित है दोस्तों? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की दोस्तों राजधानी कहां है? याद रखेंगे वेलिंगटन। इसकी राजधानी कहां? न्यूजीलैंड की वेलिंगटन राजधानी है, उसे याद रखेगा। तो न्यूजीलैंड में कहां पर यह भी पूछ सकता है, तो बताएगा दोस्तों प्लेंटी की खाड़ी। कहां पर दोस्तों? प्लेंटी की खाड़ी में दोस्तों यह स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, ठीक है।
व्हाइट द्वीप का धुआं, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। करा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, आपने पीछे दोस्तों उसकी उत्पत्ति के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा था, जिसमें सक्रिय, सुसुप्त और मृत ज्वालामुखी के बारे में बात किया था। सक्रिय मतलब जहां पर विस्फोट होते रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, भारत में भी ऐसा ज्वालामुखी है जहां पर बराबर विस्फोट देखने को मिलता है? बिल्कुल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों, उसी के पास में स्थित है बैरन द्वीप। ठीक है, कौन सा दोस्तों? बैरन। क्या नाम दोस्तों? बैरन द्वीप में दोस्तों जो ज्वालामुखी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास में सेंट्रलीज दोस्तों, यही एक जनजाति का नाम है, याद रखिएगा, बड़ी खतरनाक जनजाति है। ठीक है, यहीं पर जो बैरन द्वीप है यहां पर दोस्तों स्थित है। एक सवाल और लीजिए, अच्छा सवाल। करा नारकोंडम जो दोस्तों ये किस प्रकृति का ज्वालामुखी है? तो अब दोस्तों मृत हो चुका है, मृत ज्वालामुखी का यह प्रकार है। अब इसमें ज्वालामुखी विस्फोट फ्यूचर में देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह से क्या हो चुका है, मृत मत बोलिए, इसे रखिए चाहे सुसुप्त या प्रसुप्त के अंतर्गत। ठीक है, जो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, मृत नहीं है, सुसुप्त और या फिर सुसुप्त आब्लिक प्रसुप्त। ठीक है, सुसुप्त आब्लिक प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत रखिए। हालांकि बहुत लंबे समय से दोस्तों इसमें विस्फोट नहीं देखा गया है, इसलिए अब इसे जो भूगोलवेत्ता हैं वो मृत ज्वालामुखी के तहत रखते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता इसे मृत ज्वालामुखी में नहीं मानते हैं के तहत, क्योंकि मृत का मतलब होगा कि अब भविष्य में कभी विस्फोट नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो अवस्थाएं हैं ये ऐसी नहीं है, यहां लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ, सैकड़ों साल से, लेकिन आगे भविष्य में विस्फोट होने का चांस है। तभी तो दोस्तों इसको सक्रिय में न रख करके सुसुप्त या प्रसुप्त में रखा गया ना, कि चांस है। करा भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया ये किस युग में दोस्तों घटित हुई थी? आपको ये बताना है। पहली बार जो ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई है भारत में, वो दोस्तों किस युग में घटित हुई है? तो याद रखिएगा, धारवाड़ युग। कौन सा युग? धारवाड़ युग। ठीक है, धारवाड़ युग इस क्रम की जो चट्टानें होती ना, उसी में दोस्तों लौह तत्व पाए जाते हैं, धात्विक खनिज दोस्तों कूट कूट के भरे होते हैं इस धारवाड़ युग की चट्टानों में। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद करिएगा, कभी कभी दोस्तों यहां चट्टानों की उत्पत्ति का क्रम दे देता है। चट्टानों की उत्पत्ति का क्रम दोस्तों दे देता, तो आप बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर इसको कैसे किया जाए। तो आइए मैं एक एक करके बता दूं। सबसे पहले चट्टानों में कौन सा क्रम आया दोस्तों? सबसे पहले आर्कियन चट्टान। कभी भी क्रम पूछे तो पहला नंबर किसको लिख देंगे आप? आर्कियन को दीजिएगा, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर दोस्तों ये धारवाड़ को दीजिएगा। ठीक है, मार धाड़ करने के लिए धारवाड़ को दीजिएगा। तीसरा नंबर दोस्तों कुडप्पा को दीजिएगा, कुडप्पा या कटप्पा, इस तरह से याद रखेगा, कुडप्पा। ठीक है, और चौथा नंबर फिर आप दीजिएगा विंध्यन का। ठीक है, विंध्यन का। पांचवा नंबर आप दीजिएगा गोंडवाना। ठीक है, गोंडवाना का। ठीक है, पांचवा नंबर गोंडवाना का। तो पहला आर्कियन, दूसरा धारवाड़, तीसरा कटप्पा यानी कुडप्पा समझिए, चौथा विंध्यन, पांचवा गोंडवाना। ये 5 याद रखेगा। अब इसके भी बाहर अगर आपसे पूछ देता तो लिख लीजिएगा दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन का पठार जो बना दोस्तों, कहा जाता है वो दरारी उद्भेदन से बना है। और दरारी उद्भेदन के तहत पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है, लेकिन बिना किसी विस्फोट के आगे फैल जाता है। तो उसका निर्माण दोस्तों उसी तरह हुआ है, दक्कन के पठार का निर्माण। तो तथ्य भी आप याद रखेंगे। ये सीरियल दोस्तों आपके लिए बड़ा इस सवाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये सीरियल है जो मैं आपको दे रखा हूं यहां पर, इसको आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल करा दक्कन ट्रैप मतलब क्या हो गया? उसी दक्कन पठार की बात कर रहा है। ट्रैप मतलब वो जो दरार हुआ था उसकी बात कर रहा है। करा दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति यह किस युग के दरारी उद्भेदन के कारण हुई है? तो दक्कन ट्रैप जो बना दोस्तों ये टर्शियरी युग में बना हुआ। कब बना दोस्तों? दक्कन ट्रैप जो है ये टर्शियरी युग में दोस्तों बना हुआ है। नहीं, और पहले जाइए, क्रिटेशियस काल में बना हुआ है। किस काल में? क्रिटेशियस। किस काल में दोस्तों? यह क्रिटेशियस युग में दोस्तों बना हुआ है। कई अरब साल पहले दोस्तों ये घटना घटित हुई थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, दक्कन ट्रैप जो बना हुआ मैं इसकी बात कर रहा हूं। आगे आइए देखिए, कह रहा भूवैज्ञानिकों के मतानुसार
हिमालय में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों ये कब घटित हुई है? जब हिमालय में दोस्तों, अभी तो आप हिमालय में इस तरह की कोई ज्वालामुखी क्रिया नहीं पढ़ते हैं ना, लेकिन आज मैं जब आपको बताऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे। आइए देखिए, पहले हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया दोस्तों ये किस युग में घटित हुई है? तो इसे आप याद रखिएगा, टर्सरी युग में, जब हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो टर्सरी युग में दोस्तों ढेर सारी जो है इस तरह की ज्वालामुखी क्रियाएं दोस्तों घटित हुई हैं। ये सवाल आते ही मन में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि सर भारत में ज्वालामुखी घटनाएं, ये तो सर हम केवल मानते हैं कि वही अंडमान निकोबार में जाके बैरन नारकोंडम को अगर डिलीट कर दिया जाए और एक पल के लिए दक्कन के पठार को हटा दिया जाए, तो मैं नहीं मानता सर कि कहीं जो है भारत में इस तरह की गतिविधि हुई थी ज्वालामुखी से संबंधित। नहीं, मैं बताऊंगा अभी आपको, एक से एक बढ़कर गतिविधियां मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं, आपने नाम नहीं सुना होगा बारातांग का। ठीक है, नहीं सुना होगा तो आज पढ़ने के बाद आप एक बार गूगल जरूर कीजिएगा, ये बारातांग कहां पर है। सवाल दे रहा है कि बारातांग ज्वालामुखी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है, केवल इतना बताना है। तो बारातांग दोस्तों अंडमान निकोबार में है। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही दोस्तों बारातांग है। निकोबार द्वीप समूह में ही दोस्तों क्या है? बारातांग है, जहां पर दोस्तों इस तरह की जो है गतिविधि देखने को मिली। किससे संबंधित? ज्वालामुखी। सर ये तो मैं मान रहा हूं कि अंडमान निकोबार के, सर नारकोंडम है, बैरन है, तो मैं मान रहा हूं सर ये बारातांग भी होगा, ये मान रहा हूं। इसके अलावा सर बताइए, तब मैं आपकी बात पे भरोसा करूं। बहुत बढ़िया बात। आइए, एक है दोस्तों धीनोधर पहाड़ी। क्या है दोस्तों? धीनोधर पहाड़ी। आपको बताना है कि जो धीनोधर पहाड़ी है, ये जो ज्वालामुखी है, ये कहां अवस्थित है और किस अवस्था में? तो है तो दोस्तों मृत अवस्था में है। कैसी दोस्तों? है मृत अवस्था में। इसी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, और इसी वजह से इसका नाम किताबों में भी नहीं पड़ता। लेकिन लोकेशन अगर आपसे पूछेगा तो सर गुजरात में, वो भी मृत ज्वालामुखी। अरे भाई लोकेशन भी तो दे दिया, लिखो ना धीनोधर पहाड़ी। धीनोधर पहाड़ी ज्वालामुखी गुजरात में ही दोस्तों स्थित है, ये आप याद रखेगा। और सर कब हुआ था विस्फोट? तो विस्फोट कब हुआ था शुरू ये तो नहीं पता, लेकिन अंतिम जो विस्फोट है वो पता है। ठीक है, अंतिम विस्फोट लगभग 500 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 500 मिलियन वर्ष पहले। 500, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन में 10 लाख साल होता है। 10 मिलियन में कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 करोड़ साल हो जाएगा। 100 मिलियन में क्या हो जाएगा? 100 मिलियन की बात कर दिया तो 1 करोड़ से क्या हो जाएगा? 10 मिलियन में 1 करोड़, तो 1 जीरो बढ़ा दिया तो 100 मिलियन हो गया। 100 मिलियन में हो जाएगा 10 करोड़ साल। ठीक है, और 10 करोड़ यानी 50 करोड़ साल पहले, 50 करोड़ साल पहले दोस्तों उसमें विस्फोट हुआ था। किस वाले में? धीनोधर पहाड़ी जो है उसमें दोस्तों विस्फोट देखने को मिला था। मान गए सर, आप तो ऐसे ऐसी जगह सवाल बना देते हैं। अच्छा, धोसी पहाड़ी, चाहे धोसी पहाड़ी भी लिख सकता है, या धोसी को दोस्तों कई बार ढोसी लिखता है। क्या देता है? ढोसी लिखता है। तो घबराइए मत, चाहे धोसी लिखे ढोसी लिखे। कर धोसी पहाड़ी ज्वालामुखी ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? सर वैसे तो ये भी सर नया ही, अब क्या बताऊं सर। तो ये स्थित है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला में। कहां स्थित है? यह स्थित है अरावली पर्वतमाला में। ठीक है, अरावली पर्वतमाला के तहत ही दोस्तों ये ढोसी पहाड़ियां पड़ती हैं। ये उसी ढोसी पहाड़ियों की बात कर रहा है। ठीक है, इसी ढोसी पहाड़ियों में पहले के जमाने में दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। लोकेशन सर, लोकेशन आपने नहीं बताया। अरावली का मतलब वो तो हरियाणा दिल्ली से लेकर राजस्थान तक है। लोकेशन बताइए, लिखिए नारनौल। क्या जगह दोस्तों? नारनौल। ठीक है, कौन सा जगह है? नारनौल। अब मान गए ना, ये जो नारनौल है वहां पे दोस्तों विस्फोट हुआ था। तो इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये सवाल सुनकर आपके हालत खराब हो जाएंगे। कर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक विलुप्त ज्वालामुखी, आप उसका नाम है विलुप्त ज्वालामुखी, जो गायब अवस्था में। ठीक है, तो याद रखेगा, ये तो बहुत आसान है दोस्तों। तो दक्कन ट्रैप की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दक्कन ट्रैप की, जो विलुप्त है, मतलब दिखता नहीं। क्यों दोस्तों? एक्चुअली वो बना था दरारी उद्भेदन से, इसी वजह से वो दिखता। ज्वालामुखी लोग समझते हैं पहाड़ होगा, ऊपर टूटा फूटा होगा, क्रेटर जैसी आकृति। अब ये सब ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा ना, वो तो दरारी उद्भेदन से बना है। तो लोग पहले मानते नहीं थे, अब तो धीरे धीरे लोग आगे बढ़े, तब समझेगा अच्छा ये भी ज्वालामुखी का प्रकार होता है। ठीक है, तो इसको फिलहाल दक्कन ट्रैप आसान है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। देखिए स्टडी 91 पर आप आइए, जुड़िए,
आप ये सोचिए केवल कि जो इंसान निःशुल्क इतना अच्छा पढ़ा सकता है, अपने पेड कोर्स में बहुत मेहनत करते हैं, साथ देंगे, सीखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिलहाल सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और कोर्स अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आप ये कोर्स परचेज जरूर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। बाकी मेरे लायक कोई सेवा तो बताइए, आप लाइक कमेंट कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली, बस यही आपसे कहना है। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये काम जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।